Assalamu alaikum everyone. Thank you so much for joining the session. ओके, तो आज के सेशन में हम लोग जितनी चीज़ें पीछे हमने इस वीक में कवर की हैं वो सारी चीज़ें जो हैं उनको हम लोग अप्लाई करेंगे। लाइक डेरिवेटिव कैसे लिए जाते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लिए जाते हैं, चेन रूल जो है वो कैसे लिए जाता है। उन सारी चीज़ों के मेथड्स जो हमने पिछले वाले लेक्चर्स में हमने सीखे हैं, आज हम लोग उनको देखेंगे कि न्यूरल नेटवर्क के अंदर, डीप लर्निंग के अंदर वो कैसे यूज़ होते हैं। तो इससे पहले अगर कोई आपको क्वेश्चन है सेशन स्टार्ट करने से पहले तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, शौकत सर, अब्दुल रहमान। नहीं मैम, फिलहाल तो कोई क्वेश्चन नहीं। ओके श्योर। ओके, तो हमने इस वीक में कवर किया था डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, चेन रूल। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि एक न्यूरल नेटवर्क के ऊपर ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे अप्लाई होती हैं। तो ये मैंने इसको बाय हैंड खुद राइट किया है, और अगर हम लोग इसको अंडरस्टैंड करें तो आप समझ लें कि ये जो है ना, ये पूरा हमारा एक नेटवर्क, जो न्यूरल नेटवर्क है वो ये है, एक मॉडल है। इस मॉडल के अंदर ये x1, ये x2, ये हमारे पास दो इनपुट्स हैं जो हम लोग इसको दे रहे हैं, W1 और W2। इनके रिस्पेक्ट जो है इनके वेट्स हैं। और जब हम लोग इनको सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं कि W1 x1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, W2 x2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसके अंदर हम लोग जो है वो पाइस ऐड करते हैं। तो इस तरह से ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास बनती है। तो ये एक पूरा जो है वो न्यूरल नेटवर्क है। तो जब हम लोग इस फंक्शन को, इस लीनियर कॉम्बिनेशन को हम लोग कुछ इनपुट्स देते हैं, तो ये इनपुट जो है कोई ना कोई वैल्यू जो हमें देती है। उस वैल्यू, वो जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है एक लीनियर। उस लीनियर वैल्यू के अंदर अगर हमें नॉन लीनियरिटी ऐड करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं। और वो एक्टिवेशन फंक्शन ये है, वाई हैट इज इक्वल टू एफ ऑफ जी, कि जो हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा होता है इसके ऊपर हम लोग एक फंक्शन लगाते हैं। वो फंक्शन जो है वो नॉन लीनियर फंक्शन होता है। फिर वो हमें एक देता है प्रेडिक्शन। इसकी प्रेडिक्शन के बाद हम लोग लॉस फंक्शन लगाते हैं, लॉस फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, और एंड पे हमारे पास जो लॉस है वो कैलकुलेट हो जाता है। जी मैम समिया। मैम ये बता देंगी, मैंने अभी ज्वाइन किया लेट थोड़ा, तो अभी क्या हम पढ़ रहे हैं? नो मैम, अभी बस हमने स्टार्ट किया है। तो कौन सा अभी टॉपिक? हमने टॉपिक जो हमने पीछे पार्शियल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव चेन रूल हमने किया था ना, उसको आज हम लोग न्यूरल नेटवर्क के ऊपर अप्लाई करेंगे कि किस तरह से यूज हो रहा था डीप लर्निंग के अंदर। ओके ठीक, थैंक यू। हम्म। ओके, तो इससे पहले हम लोग न्यूरल नेटवर्क को समझ रहे हैं कि न्यूरल नेटवर्क होता क्या है। न्यूरल नेटवर्क ये समझ लें कि पूरा न्यूरल नेटवर्क है जिसके अंदर क्या है, एक हमारे पास इनपुट होती है, जो हमारे पास डाटा सेट होता है। उस डाटा सेट के साथ हम लोग कोई वेट मल्टीप्लाई करते हैं। देन उसके अंदर हम लोग कोई बायस ऐड करते हैं। वो जो बायस है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन मिलके हमारे पास एक फंक्शन बनाता है। इस फंक्शन की जो आउटपुट होती है वो हमारे पास आती है लीनियर। लेकिन जो रियल वर्ल्ड में डाटा हमारे पास होता है वो होता है नॉन लीनियर। तो उसके अंदर नॉन लीनियरिटी ऐड करने के लिए हम लोग उसके ऊपर लगाते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। हम लोग ये भी कवर करेंगे, मैंने आपको बताया था रीलू होता है, सिग्मॉइड होता है, टेन हाइपरबोलिक, ये हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं। इनको हम लोग बाद में कवर करेंगे। अभी फिलहाल आप ये समझ लें कि जो हमारे पास इनपुट्स होती हैं उन इनपुट्स का लीनियर कम्बिनेशन एक हमारे पास जी फंक्शन बनाता है, कोई भी फंक्शन। और इस फंक्शन की जो आउटपुट आती है ना वो हमारे पास होती है लीनियर। अब हमें जो आंसर चाहिए ना, जो हमारा डाटा था वो तो नॉन लीनियर था, अब हमें जो आउटपुट चाहिए वो भी आउटपुट नॉन लीनियर होनी चाहिए, हमारे पास लीनियर नहीं होनी चाहिए। तो उस लीनियर को नॉन लीनियर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम लोग उसके ऊपर कोई एक्टिवेशन फंक्शन लाइक रीलू, सिग्मॉइड या टेन हाइपरबोलिक ये हम लोग लगाते हैं। मैंने आपको टेंसर फ्लो बैकग्राउंड के अंदर आई थिंक सारी चीजें कल कवर करवाई थी कि यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन कौन कौन से हैं। तो वो जो एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं वो हमारे पास नॉन लीनियरिटी ऐड करते हैं और हमें एक प्रेडिक्शन देते हैं। अब उस प्रेडिक्शन को लेके हम लोग उसके ऊपर एक लॉस फंक्शन लगा के अपना लॉस कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारा मॉडल है वो ट्रेन हुआ है उसने एग्जैक्ट डाटा के अंदर कितनी जो है वो चीजें स्किप कर दी हैं, कितना लॉस जो उसने हमें दिया है। अब हम लोग बाद में देखते हैं लॉस की वैल्यू। लॉस की वैल्यू जो है वो कम से कम होनी चाहिए ताकि हमारा मॉडल जो है बहुत अच्छे से काम करे। अगर लॉस की वैल्यू जो है वो बिल्कुल लाइक बहुत थोड़ी है तो मतलब हमारा मॉडल बहुत अच्छा ट्रेन हुआ है। और अगर लॉस की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो हमारा एम गोल ये होता है कि हम लोग बैकवर्ड में जाएं, और बैकवर्ड में जाके हम लोग बार बार इसको जो है वो बैक प्रोपेगेशन करते जाएं अंटिल कि जो हमारा लॉस है वो मिनिमम से मिनिमम हो जाए।
ये हमारे नेटवर्क के अंदर सबसे मेन काम होता है कि जब हम लोग किसी मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं तो हमने एक्चुअली में करना क्या होता है। जी, यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि हमने डीप लर्निंग के अंदर एक मॉडल कैसे ट्रेन करना होता है, किस तरह वो इनपुट देता है, किस तरह से हम लोग उसके अंदर काम कर रहे होते हैं। जो एंड पे हमारा जो मेन एम होता है वो इस लॉस को, जो लास्ट एंड पे आ रहा होता है, इसकी वैल्यू को मिनिमम से मिनिमम करना होता है। जी, आपको समझ आ गई है। यस, जी जी। यस, ये आ गई है ओके। समझ। ओके, तो मैम समिया आप फिर इसको रिकैप करेंगी। जी, तो हम लोग के जो न्यूरल नेटवर्क में होता है, ये जो हम लोग को अभी सामने है, हम लोग को एक इमेज दिखाई दे रही है। ये हम लोग को हम्म बता रही है कि न्यूरॉन एक कैसे काम कर रहा होता है। तो उसको हम हम्म लोगों ने डेटा दिया है। उसमें दो हम्म फीचर्स हैं, इनपुट्स हैं, और साथ में हम्म हम लोगों ने बायस भी दिया है। उसके अंदर से फिर हम लोग जो न्यूरॉन है उसको पूरा प्रोसेस कर रहा है वेट्स के साथ, और फिर हम्म लॉस फंक्शन कैलकुलेट कर रहा है। और हम्म इसके अंदर फिर हमने एक क्योंकि हम लोग का जो डेटा होता है असली में, जो रियल वर्ल्ड डेटा होता है वो कभी भी लीनियर नहीं होता, तो उसके अंदर हम लोगों ने नॉन लीनियरिटी ऐड करनी होती है, ताकि जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स हैं वो भी, जो हम लोग का न्यूरल नेटवर्क है, वो लर्न कर सके। और इसके बाद फिर जो होता है नॉन लीनियरिटी के बाद हम लोग कैसे ऐड करते हैं, वो एक्टिवेशन फंक्शन से ऐड करते हैं। वो होता है टेन, हाइपरबोलिक और सिग्मोइड या फिर रेलो फंक्शन होता है, जो कि हम्म एक्टिवेशन फंक्शन को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेशन फंक्शन से अगला स्टेप जो होता है वो लॉस फंक्शन कैलकुलेट होता है, जो कि हम लोग का न्यूरल नेटवर्क का लॉस कैलकुलेट कर रहा होता है कि जो हम लोग का डेटा है उसमें से उसने कितनी चीजें जो है लर्न नहीं की हैं, वो लॉस फंक्शन बता रहा होता है। वो लॉस मैम ये कंफर्म कर देंगे, ये जो आखिरी वाला एल है वो लॉस है या फिर हम्म। लर्निंग रेट है? ओके ओके, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो लॉस फंक्शन है ना, ये तो एक फंक्शन है। ये फंक्शन जो हमें वैल्यू देता है ना, उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं ये एल की वैल्यू जो भी है। अब यहाँ पे 0.111, 0.123, ये जो वैल्यू आ रही थी ना, ये वो वैल्यू लॉस फंक्शन के अंदर जो हमने वैल्यूज रखी, तो जो वैल्यू आएगी ना वो लॉस की वैल्यू होगी, उस चीज को शो कर। तो जो हमारा एंड पे गोल होता है ना, इस लॉस की वैल्यू को मिनिमम से मिनिमम हमने करना होता है। जब हम लोग न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर रहे होते हैं, हमारा एंड गोल यही होता है कि हम लोग इसकी वैल्यू को मिनिमम से मिनिमम कर सकें। जी, और जितनी लॉस फंक्शन के बाद लॉस की वैल्यू जितनी मिनिमम होगी, उतना हम लोग की जो न्यूरल नेटवर्क की हम्म एक्यूरेसी है वो हाई होती है। ऐसे ही है। ऐसे ही है, और हम लोग इस लाइक इस लूप को चलाते जाते हैं अंटिल के हमारा लूप जो है वो कम से कम आ जाए। तो इस प्रोसेस को हम लोग बार बार आइटरेट करते रहते हैं। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आए कि अगर हमारे पास x1 और x2 ये दो इनपुट वैल्यू है, इनको हम लोग डाटा से लेते हैं, ये 22 को हमें ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ती है यहाँ पे। तो अगर किस कोई ऐड करना चाहिए, अगर आपको आइडिया हो कि 22 हम लोग इस नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए क्यों ऐड करते हैं। सर अब्दुल रहमान, आपको मेरी आवाज आ रही। आई थिंक आपके एंड पे कोई इशू होगा, आपने चैट में मैसेज किया कि आपको मेरी आवाज नहीं आ रही। ओके, सो एनीवन, अगर आपको आइडिया है तो आप बताएं, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया कि 22 हम लोग इसके अंदर क्यों ऐड करते हैं, डाटा सेट के अलावा हमें 22 ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ती है। नो मैम, मैम आइडिया आप। नहीं, आप बताएं। ओके ओके, 22 हम लोग इसलिए ऐड करते हैं ताकि हमारा जो मॉडल है ना कुछ प्रिडिक्शन दे। लाइक लेट सपोज कर लें कि अगर मैं W1, ये तो हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी डाटा सेट के अंदर होगी, x1 और x2 ये जो है। अब ये जो W1 है ना W2, इनको हम लोगों ने खुद एडजस्ट करना है। अब अगर हमने इनको इस हिसाब से एडजस्ट कर दिया, लाइक मॉडल ने ट्रेन करते करते खुद इनको इस हिसाब से एडजस्ट कर दिया कि इसकी वैल्यू भी जीरो हो गई है, इसकी वैल्यू भी जीरो हो गई है, तो अब अगर ये दोनों वैल्यू जीरो हो गई हैं तो हमारे पास प्रिडिक्शन तो कुछ आएगी नहीं, लाइक प्रिडिक्शन के अंदर कुछ होगा ही नहीं। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग इसके अंदर बायस ऐड करते हैं कि इन केस अगर ये दोनों वैल्यू जीरो हो के हमें कुछ आंसर प्रोवाइड नहीं करी, तो हमारे पास कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन हो। इसलिए जो है हम लोग इसके अंदर बायस ऐड करते हैं। और जब हम लोग मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं, जो तीनों वैल्यू, जो W1 है, W2 है, जो 22 है, तीनों ही अपडेट होती रहती हैं। और यहाँ तक अपडेट होती है कि जब तक हमारा लॉस जो है वो मिनिमम से मिनिमम नहीं हो जाता। सो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि 22 की वैल्यू जो है हम लोग क्यों इसके अंदर ऐड करते हैं। अब अगर हम लोग न्यूरल नेटवर्क को देख लेना, तो ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली हमारे पास फॉरवर्ड
फॉरवर्ड में काम कर रही है, और ये वाली जो है ना ये बैकवर्ड में काम कर रही है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, तो मॉडल को ट्रेन करते करते हमने लॉस निकाला, और लॉस की वैल्यू जो है वो आई है 1.05। अब मैं चाहती हूँ कि ये 1.05 नहीं आए, बल्कि इसकी वैल्यू इससे भी कम हो, लाइक 0.05 हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग इसके बैक पे जाएंगे। बैक पे जाके इसको कहेंगे कि W1 और W2 की वैल्यू को मिनिमम करो। हो सकता है लॉस अगर ये है, तो इन वैल्यू को हम लोग किसी और वैल्यू से लाइक अपडेट करेगा। तो इन वैल्यू को जब हम लोग प्लस करेंगे, फिर इसके अंदर प्लस करेंगे, फिर एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे, फिर हमारा लॉस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होकर यहाँ तक आ जाएगा। तो ये जो वैल्यूज है ना, इनको एडजस्ट करने के लिए हमें बैकवर्ड में जाना पड़ता है। एक हमारे पास फॉरवर्ड प्रोपगेशन जो लॉस कैलकुलेट करता है, बैकवर्ड में अगर हमने करना है तो हम लोग पैरामीटर्स को जो है वो अपडेट कर रहे होते हैं। तो ये बैकवर्ड में भी सेम काम होता है इसी तरह से, कि हम लोग जो है, और बैकवर्ड में हमने जाना होता है ना, तो इन वैल्यूज को अपडेट करने के लिए जो है वो हम लोग डेरिवेटिव यूज करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। और अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो ये हमारे पास एक फंक्शन है जी फंक्शन, जो कि लीनियर कम्बिनेशन में है W1 x1 W2 x2। यहाँ पे तो सिर्फ हमारे पास दो इनपुट फीचर हैं, लेकिन जो रियल वर्ल्ड में हम डाटा लेते हैं ना, उसके अंदर सिर्फ दो नहीं, उसके अंदर अनलिमिटेड जो है, अन मतलब जितने भी आप कंसिडर कर सकते हैं ना, वो डाटा सेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके अंदर इतने ज्यादा फीचर्स हो सकते हैं। लाइक लेट्स सपोज कि अगर हम आप में से किसी को ले लें एज अ पर्सन, अगर हम लोग अपने फीस कैलकुलेट करना शुरू कर दें, तो हमारे फीचर्स के अंदर क्या सकती है, हमारी हाइट, हमारी एज, हमारा वेट जो है ये आ जाएगा, स्किन कलर, बालों का कलर, बॉडी मतलब उसकी शेप किस तरह से है, उसका टेक्सचर किस तरह से है, ये चीज़ कैसे है, ये चीज़ कैसे है। इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग इकट्ठा कंबाइन करें, तो ये कम्बिनेशन जो है ना, ये मिलके हमारे पास एक फंक्शन बनाता है। तो ये जितने फीचर्स होंगे ना, ये सारे के सारे फीचर्स हमारी इनपुट वैल्यूज होंगी। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हम लोग किसी न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करें तो हमारे पास सिर्फ दो ही इनपुट वैल्यू होंगे, ये मल्टीपल हो सकती हैं। और इन सारी वैल्यूज को जो है वो हमने इनके रिस्पेक्ट किसी वेट से मल्टीप्लाई करना होता है, देन इसके अंदर हम लोगों ने बाइस ऐड करनी है। तो जी फंक्शन जो है ना, यहाँ पे लीनियर कम्बिनेशन को शो कर रहा है। वाई हैट जो है ये हमारे पास शो कर रहा है कि हम लोगों ने प्रिडिक्शन करनी है, लेकिन प्रिडिक्शन करने के लिए हमें इस फंक्शन के ऊपर एक एक्टिवेशन फंक्शन लगाना पड़ेगा। देन जब हमारे पास प्रिडिक्शन आ जाएगी, तो ये हमारे पास लॉस का फॉर्मूला है। लॉस इज इक्वल टू माइनस ये ब्रेसेस लगा के वाई डॉट लॉग वाई हैट, और वाई हैट जो है यहाँ पे प्रिडिक्शन है। लाइक जो हमारे पास फंक्शन आएगा ना वाई, ये कोई डाटा सेट है, ये डाटा सेट इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ये जो वाई हैट है इसका लॉग लेंगे, देन प्लस डेटा सेट को वन में से माइनस करके, तो फिर हम लोग लॉग लेंगे वन माइनस ये वाई प्रेडिक्शन का। तो ये जो है ये लॉस का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला को अगर अंडरस्टैंड हम लोग कर लें, तो देन हम लोग जो इसके ऊपर बाकी काम करते हैं। लाइक लॉस का फंक्शन जो है वो इस तरह से काम करता है कि ये है वाई डॉट लॉग वाई हैट प्लस वन माइनस वाई, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है वन माइनस वाई हैट के लॉग के साथ। ये लॉस फंक्शन है। लास्ट फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए ये होता है। अब अगर हम लोगों ने जो है इस लॉस को लेते हुए अपने जो हमारे पास ये एक वेट वन है, इसको हमने अपडेट करना है। लाइक इसके अंदर कितनी चेंजिंग करेंगे कि हमारा लॉस जो है वो कम से कम हो जाएगा, ये इस चीज को शो कर रहा है। ये W2 जो है ये वेट टू को शो कर रहा है कि W2 के अंदर हम लोग कितनी चेंजिंग करेंगे कि जो हमारा लॉस है वो इस वजह से जो है वो मिनिमम हो सकता है। हो सकता है कि अगर हम लोग लॉस जो हमारा ज्यादा आ रहा है वो इस वजह से आ रहा हो, ये इस वजह से आ रहा हो। अब हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसको कैसे करेगा। ये जो है एक हिडन पैटर्न है न्यूरल नेटवर्क के अंदर। हमें बैक एंड पे नहीं पता हो रहा किस तरह से वैल्यूज को एडजस्ट कर रहा है, वो क्या कर रहा है। हमें सिर्फ मेथड की समझ होती है कि हाँ इस तरह से ये इनके डेरिवेटिव्स ले रहा है, इस तरह से इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई हो रहा है, और इस तरह से जो है वो ये सारा काम कर रहा है। तो इसी तरह अगर हमने बायस को एडजस्ट करना है, तो बायस को एडजस्ट करने के लिए भी इसको जो है इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये वाली वैल्यूज हैं कि अगर हम लोगों ने लॉस फंक्शन को अपडेट करना है विद रिस्पेक्ट टू W1, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉस का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रेडिक्शन जो वाई हैट है। अब हमें पता है कि जो वाई हैट फंक्शन है ना, ये जी के ऊपर डिपेंड है। ये जो जी फंक्शन है समझ लो ये वाई फंक्शन है, अब ये जी के ऊपर डिपेंड है। अब ये जो जी है ना, ये W1 के ऊपर भी डिपेंडेंट है, ये W2 के ऊपर भी डिपेंडेंट है, ये भी के ऊपर भी डिपेंडेंट है, ये इस तरह से है। लेकिन क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ इसका W1 के साथ ले रहे हैं, तो उसका चेन रूल, यहाँ पे हमने चेन रूल लगाया है। चेन रूल क्या करता है कि हमारे पास जितने भी फंक्शन होते हैं, कि लाइक ये फंक्शन इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये फंक्शन इसके ऊपर, ये फंक्शन इसके ऊपर, तो इन सब को ये इस तरह से इनके पार्शियल डेरिवेटिव लेकर इनको मल्टीप्लाई करने से जो है वो हमारे पास चेन रूल जो है ना वो आ जाता है।
तो अगर आपको चेन रूल की समझ आया तो मुझे बता दें, नहीं तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ चेन रूल जो है वो कैसे काम करता है। इसमें हम एक्सप्लेन कर देंगे, कल थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। ओके ओके। सो लेट्स सपोज कर लें कि हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू x+1, और इसका जो है ये क्यूब है, ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू x+1 इसका क्यूब। अब अगर इसके अंदर से मैं लेट कर लूं कि ये जो मेरा इनर फंक्शन है ना, ये जो x+1 फंक्शन है, ये किसी और नंबर के इक्वल है, लेट सपोज के वो u के इक्वल है, u इज इक्वल टू x+1, ठीक है। अब अगर हमने डेरिवेटिव लेना है इन दोनों का, तो यहाँ पे मैं करूंगी कि ये जो y है ना, सॉरी, यहाँ पे ये जो y है, यस, यहाँ पे ये जो y है, अगर x+1 की जगह हम लोग u रख लें तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा u⁻3, और यहाँ पे समझ लें ये ऐसे ही है। अब अगर इस y का मुझे डेरिवेटिव लेना है ना, तो इसका मैं डेरिवेटिव लूंगी विद रिस्पेक्ट टू u। तो यहाँ पे देखें, अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू u, तो हमें इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, ये पावर रूल इसके ऊपर अप्लाई होगा, तो पावर शुरू में आ जाएगी और पावर के अंदर एक कम कर देंगे, तो इसका जो है ना डेरिवेटिव ये आ जाएगा 3u² और अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो u का डेरिवेटिव ले सकते हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे u का विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, क्योंकि x का x से रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो 1, और 1 का लेंगे तो वो 0 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। तो अदर वर्ड दोबारा से ही इसका डेरिवेटिव जो है ना 1 आ जाएगा। जी सर रफी। जी जी ओके मैम। ओके ओके। तो अब अगर हम लोग देखें तो जो हमारे पास एक्चुअल फंक्शन है ना y, ये तो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, लेकिन जब हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव लिया तो ये डेरिवेटिव u के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो मीन हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हुई, तो फिर इसके ऊपर जो है ना हम लोग चेन रूल लगा लेंगे। चेन रूल क्या करेगा, ये y जो है u के ऊपर डिपेंड कर रहा है और u जो है देन डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। लाइक यहाँ पे अगर देखें तो y डिपेंड कर रहा है u के ऊपर और u जो है ये फर्दर डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर। तो इन सारी चीजों को मिलाने के लिए और फिर इस y का डायरेक्टली जो है वो x के रिस्पेक्ट अपने डेरिवेटिव लेना है, तो हम लोग यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे। और चेन रूल कैसे लगाएंगे, हम लोग कहेंगे ओके dy जो है इसका डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू x, और ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लाइक ये वैल्यू है dy/du, और फिर हम लोग इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे ये वाला du/dx। ओके, ये इस तरह से काम करेगा। अब अगर यहाँ से du कट भी कर दें तो dy/dx आ जाता है, लेकिन ये कट करने वाली टर्म नहीं है, ये डेरिवेटिव जो है इस तरह लिखा जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये 3u का स्क्वायर है, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन ये वही आएगा। तो अब u की जो वैल्यू हमने ऑलरेडी लिखी हुई है यहाँ पे, ये इसके अंदर रख देंगे, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो एज इट इज आ जाएगा। तो चेन रूल जो है वो इस तरह से काम कर रहा होता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, वो फंक्शन किसी और के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, तो उन दोनों के डेरिवेटिव, लाइक उनका फिर इकट्ठा डेरिवेटिव लेने के लिए हम लोग इस तरह से चेन रूल जो अप्लाई करते हैं। मैम जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो फिर हम लगाते हैं ना चेन रूल। नो नो सर, वो अलग से टर्म है। एक फंक्शन किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये अलग से चीज है, और दो फंक्शन लाइक लेट सपोज y इज इक्वल टू x⁻³ और x⁻4, ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये अलग चीज है। और एक फंक्शन किसी और फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू u3, ये एक फंक्शन है, ये u जो है आगे फर्दर डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो ये दोनों अलग चीज है। मतलब जो कंपोजिट फंक्शन होते हैं उसमें लगाते हैं ना हम चेन रूल। अ, नहीं, कंपोजिट फंक्शन के अंदर नहीं, ये कंपोजिट फंक्शन है ना। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लेट सपोज कर ले कि ये x3 है, ये x4 है। अब यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि जो x है ना ये फर्दर डिपेंड कर रहा है किसी और टर्म के ऊपर, लाइक x जो है वो डिपेंड कर रहा है u के ऊपर या किसी और फंक्शन के ऊपर, तो चेन रूल वहां पे लगाते हैं कि जब एक फंक्शन किसी और फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है देन हम लोग चेन रूल लगाते हैं। कंपोजिट फंक्शन ये देखिए x3 जो है ये x4 ये दोनों आपस में कंपोजिट हैं, तो इन दोनों के ऊपर हम लोग एडिशन के रूल के साथ लाइक इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अच्छा ओके मैम ओके। जी जी। तो चेन रूल के अंदर अगर आपको कंफ्यूजन है तो फिर भी अभी आप पूछ सकते हैं कि चेन रूल हम लोग कब लगाते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। जी जी।
जी सर उजाय। जी मैडम, अगर कैंडी एक बार थोड़ा सा रिपीट करते, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था ओके। ब्रीफली। ओके सर हम लोग, ठीक है सर। हम लोग न्यूरल नेटवर्क को देख रहे थे कि न्यूरल नेटवर्क किस तरह से है, इस तरह से होता है, और ये किस तरह से जो है वो लाइक फॉरवर्ड प्रोपगेशन कैसे करता है और बैकवर्ड प्रोपगेशन कैसे करता है। तो न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए हमें पार्शियल डेरिवेटिव डेरिवेटिव सारा कुछ लेना पड़ता है। तो आज हम लोग उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे जब हम लोग किसी भी न्यूरल नेटवर्क को इनपुट देते हैं, उसके अलोंग हम लोग उसको वेट देने पड़ते हैं और बायस देते हैं, देन हमारे पास उनका एक लीनियर कम्बिनेशन आता है। इस लीनियर कम्बिनेशन की जो आउटपुट होती है वो लीनियर होती है। इसके अंदर हम लोगों ने नॉन लीनियरिटी ऐड करनी है, तो हम इसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं। देन हम लोग लॉस फंक्शन इसके ऊपर लगाते हैं, और हम लोग अपने फंक्शन जो हमारा लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमारा लॉस जो है वो कम से कम आए, ताकि हमारा मॉडल बहुत अच्छे से ट्रेन हो। हम लोग ये काम कर रहे थे, और अभी हम लोग यहाँ पे ये देख रहे थे कि जो लॉस फंक्शन है वो क्या है। तो ये लॉस फंक्शन था। अब इस लॉस फंक्शन के लेके इसकी वैल्यूज को देखते हुए हमने ये जो हमारे पास W1 है, W2 है, जो बाइथन, इसकी वैल्यूज को हमने अपडेट करना है। तो इनकी अपडेशन के लिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो चेन रूल यूज हुआ है। तो इस चेन रूल को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि चेन रूल जो है वो किस तरह से काम करता है। कि चेन रूल तब हम लोग अप्लाई करते हैं कि जब हमारे पास एक फंक्शन है, लेट सपोज y इक्वल टू x प्लस वन थ्री, एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर मैं लेट कर लूँ कि जो x प्लस वन है ना, ये बराबर है u के। तो ये फंक्शन फिर नया फंक्शन बन जाएगा जो बनेगा u3। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो y जो है ये डिपेंड कर रहा है u के ऊपर, लेकिन u जो है ये फर्दर डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। तो इस तरह की सिचुएशन हो कि एक फंक्शन दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, दूसरा फंक्शन तीसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, तो इन चीजों को देखने के लिए जो हम लोग चेन रूल लगाते हैं। अभी तक हम लोगों ने ये चीजें कवर की हैं। मैम ये जो लॉस ओके मैम। फंक्शन है ये हमें खुद याद करना पड़ेगा या ये हमें मिलेगा? सर ऑलरेडी ये बना हुआ है कि जो लॉस फंक्शन है उसकी इक्वेशन ये होती है कि अगर हमें लॉस कैलकुलेट करना है तो ये हमारे पास y डाटा सेट होता है। इस डाटा सेट के जब हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं तो उसका हमें लोगार्थम लेना है ये। और जो हमारा डाटा सेट है उसमें से उसको वन में से माइनस करेंगे और इसका लॉग लेंगे, वन माइनस वाई हैट। जो वाई हैट है यहाँ पे हमारी प्रिडिक्शन है। तो ये हमें जो है ना इक्वेशन याद करनी पड़ेगी कि ये किस तरह से जो है वो काम करती है। लाइक ये इसको हमें फिर याद करने की सारे जरूरत है, ये ऑलरेडी बनी बनाई है, प्री डिफाइंड है ये। ओके, तो ये फिर हर जो भी हमारा न्यूमेरिकल या परसेप्ट्रॉन होगा तो उसमें सब में सेम ही होगी, डिफरेंट तो नहीं जी, होगी ना? नो नो, सब में सेम होगी। जो लॉस फंक्शन है वो इसी इक्वेशन से हर बार हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हर दफा जो चीज चेंज होगी ना वो हमारे पास डाटा सेट चेंज होगा। ये जो वाई है ना ये हमारे पास हर दफा चेंज होगा। अब जाहिर सी बात है वाई जो है वो चेंज होगा तो जो प्रिडिक्शन है ना वो भी हमारी चेंज होगी हर दफा। तो ये चीजें चेंज होंगी, बाकी लॉस फंक्शन हमेशा यही रहेगा। ओके मैम। ओके। तो आई होप कि चेन रूल की बात को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है ये हमारे पास है कि जो लॉस फंक्शन है ना, अगर हमने लॉस को मिनिमाइज करना है तो इस ये फंक्शन इसके ऊपर डिपेंड है। और यहाँ पे देखें तो हमने W1 W2 और बाईस को जो है वो करना है। तो अगर मैं लॉस को लेके W1 को अपडेट करना चाहती हूँ, उसके अंदर मैंने चेंजिंग करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। जो हमारे पास ये लॉस फंक्शन है ना इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई हैट जो कि प्रेडिक्शन है। अब हम लोग ये प्रेडिक्शन देखें तो ये डिपेंड कर रही होती है जी के ऊपर। और अब अगर हम लोग जी को फर्दर पीछे जाके देखें तो ये डिपेंड कर रहा है W1 के ऊपर, W2 के ऊपर और बी के ऊपर। तो इस तरह से जो है ना ये चेन बन रही है कि ये जो लास्ट फंक्शन है ये डिपेंड कर रहा है वाई के ऊपर, वाई जो है डिपेंड कर रहा है जी फंक्शन के ऊपर, और जी फंक्शन फर्दर डिपेंड कर रहा है W1 W2 ये बी के ऊपर। तो इस तरह से ये चेन बन जाएगी इसकी। तो यहाँ पे हमने चेन रूल लगाया है। अब अगर इस W1 की वैल्यू को मैं अपडेट करना चाहती हूँ तो मेरे पास इसकी वैल्यू होनी चाहिए कि पार्शियल एल और पार्शियल वाई हैट इसका कैसे निकालते हैं। पार्शियल वाई हैट और पार्शियल जी ये मतलब निकालना पड़ेगा, और हमारे पास इसकी वैल्यू होगी। जब इन तीनों की वैल्यू होगी, इन तीनों की वैल्यू को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारे पास ये जो हमारे पास ये जो लॉस के अंदर जो चेंजिंग है ना ये आएगी। देन हम लोग देखेंगे लास्ट पे कि जो पैरामीटर W1 है वो किस तरह से अपडेट होता है। ओके, तो सबसे पहले इसके अंदर से जो हमारे पास ये पार्शियल एल और पार्शियल वाई हैट है ना इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और बाकी चीजें बाद में देखेंगे। और अगर अब आप लोग यहाँ पे ये ऑब्जर्व करें तो अगर W1 W2 या बायस के रिलेटेड है तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पार्शियल एल और पार्शियल वाई हैट ये तीनों के अंदर है। अगर इसकी वैल्यू हम लोग सिर्फ एक दफा निकाल लेते हैं तो हमें इसके लिए अलग निकालनी पड़ेगी, इसके लिए हमें अलग नहीं निकालनी पड़ेगी। और पार्शियल वाई हैट ओवर जी ये भी तीनों के अंदर सेम है, इसकी वैल्यू को भी हमें बार बार नहीं निकालना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू को सिर्फ निकाल लेते हैं तो बाकी हमारा काम चल जाएगा।
सिर्फ जो चेंजिंग करनी पड़ेगी ना वो हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी कि पार्शियल जी का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा रिस्पेक्ट टू द वेट वन, विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी यहाँ पे वेट टू लिखना था, और यहाँ पे बायस अकॉर्डिंग, या अगर हमें इन तीनों की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है, निकालना है, तो हमें ये जो तीन वैल्यूज है ना, 6 वैल्यूज, इनको सबको अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। एक दफा निकालेंगे वो तीनों के अंदर, हर एक के अंदर जितने भी हमारे पास इनपुट्स होंगी ना, उन सब के अंदर जो है वो यूज हो जाएगी। सिर्फ ये जो वैल्यूज है ना, इन वैल्यूज को जो है ना वो हमें दोबारा से हर दफा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो लॉस फंक्शन आपने देख लिया कि लॉस फंक्शन क्या होता है। अब अगर हम लोग लॉस फंक्शन का वाई हैट के रिस्पेक्ट जो है वो डेरिवेटिव लेते हैं, तो सर जो आप कंपोजिट फंक्शन की बात कर रहे थे सर रफीक, आई थिंक अगर आप मीटिंग के अंदर हैं, तो कंपोजिट फंक्शन अब यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे समझ लें कि एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, ये हमारे पास इक्वेशन के अंदर एक टर्म है, ठीक है। दूसरी टर्म ना प्लस के साथ यहाँ पे इसको सेपरेट किया हुआ, और दूसरी टर्म के अंदर एक फंक्शन हमारे पास ये है और सेकंड फंक्शन ये है। ये फर्स्ट फंक्शन है, यहाँ पे इस टर्म का ये सेकंड फंक्शन है, इस टर्म के अंदर ये इसका फर्स्ट फंक्शन है और ये इसका सेकंड फंक्शन है। एक इक्वेशन है जिसके अंदर दो टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स जो है इसके अंदर दो दो फंक्शन है, 1 2 एंड 1 2। अब अगर आप लोग याद हो कि हम लोग डेरिवेटिव के अंदर किया था कि जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो इसका हम लोग डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। मैम समी आपको याद है? यस। जो पहला आप हम्म। जो उसमें जो पहला फंक्शन होता है उसको हम जी जी मैम। पहले जो फंक्शंस होते हैं उसमें जो पहली दफा हम लोग लेंगे डेरिवेटिव, उसमें पहले वाले फंक्शन को हम लोग कांस्टेंट रख देंगे और सेकंड वाले का डेरिवेटिव लेंगे, हम्म और फिर बीच में प्लस साइन, और फिर साथ में हम लोग दूसरा हम्म डेरिवेटिव लेंगे दूसरे फंक्शन का, नहीं पहले फंक्शन का, और साथ में जो दूसरा फंक्शन है उसको हम लोग कांस्टेंट रख देंगे। हम्म, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, तो यहाँ पे समझ लें कि सबसे पहले हम लोग ये वाली टर्म ले लेते हैं, इसका डेरिवेटिव लेना है। इसके अंदर दो फंक्शन है, एक है वाई और दूसरा है लॉग वाई हैट। अब इसका डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करेंगे, पहले वाला फंक्शन एज इट इज, और दूसरे वाले का ये जो दूसरा फंक्शन है ना, इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव हमने सेकंड वाले का लिया है। जो पहला फंक्शन था ना वो एज इट इज है, और डेरिवेटिव हमने लेना है सेकंड वाले का, फिर दरम्यान में लगाएंगे प्लस। और अब ये जो सेकंड डेरिवेटिव था ना, सेकंड फंक्शन था सॉरी, ये एज इट इज आएगा और हम लोग डेरिवेटिव लेंगे पहले वाले का। अब हम लोगों ने डेरिवेटिव लिया जो सेकंड फंक्शन था ना उसका। ओके, सॉरी, यहाँ पे सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव लिया, यहाँ पे हमने जो फर्स्ट फंक्शन था डेरिवेटिव लिया। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और यहाँ पे सेकंड फंक्शन एज इट इज। और सिमिलरली अगर हमारे पास नेक्स्ट टर्म है तो इसके अंदर ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट फंक्शन है ये एज इट इज है, और ये जो है ना ये सारा ये सेकंड फंक्शन है, इसका हम लोगों ने लिया है डेरिवेटिव। और फिर डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज, और जो हमारे पास यहाँ पे आगे में पहले वाला फंक्शन है ना उसका हमने लिया डेरिवेटिव। कि जब हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनका डेरिवेटिव लेने का तरीका ये है कि पहला वाला फंक्शन एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव ले लो, फिर दरम्यान में प्लस लगाओ, सेकंड फंक्शन एज इट इज रखो और पहले वाले का जो है वो डेरिवेटिव ले लो। तो इसके लिए ये हमने ब्रेसेस जो है वो बाहर लगा दिए हैं, और ये जो माइनस की सिंबल है ये भी बाहर रखी है। सिर्फ हमने जो इनर है ना इसके अंदर ही जो है ये काम किया। ओके, तो ये वाला फंक्शन एज इट इज। अब अगर हम लोग लॉग का डेरिवेटिव लेंगे तो जो लॉग का डेरिवेटिव है ये हमारे पास, मैंने आपको कल बताया था, किसी भी फंक्शन का, अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है लॉग एक्स है, तो लॉग्स का डेरिवेटिव लेना है तो इसका डेरिवेटिव इस तरह से आ जाता है 1/x, इसका फर्दर डेरिवेटिव आ जाता है। अगर फर्दर डेरिवेटिव लेना है तो एक्स फंक्शन है तो ये इसका आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो सिर्फ जो वाई एक्स है उसकी जगह वाई हैट है, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो लॉग वाई हैट डेरिवेटिव आ जाएगा 1/y हैट, और इसका फर्दर डेरिवेटिव आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल वाई हैट, और जो खुद फंक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। फिर जब हम लोग नेक्स्ट करेंगे इसको, तो सेकंड फंक्शन जो log y हैट है ये एज इट इज है, और पहले वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा कि जो पार्शियल y और पार्शियल y हैट के हम लोग रिस्पेक्ट लेने हैं ना डेरिवेटिव, ये ऐसे आ जाएगा, और जो हमारा पहला फंक्शन है वो ये है y, इस तरह से। जब सेकंड वाले का लेंगे तो 1 - y ऐसे ही, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 के नीचे 1 - y हार्ड चला जाएगा, ठीक है। पूरा फंक्शन ये ब्रैकेट जो है ना सारी की सारी ओवर के नीचे चली जाएगी, और फर्दर डेरिवेटिव लेंगे ना जब पार्शियल y और पार्शियल y हैट के रिस्पेक्ट, तो ये आ जाएगा 1 - y हैट। इस ये फंक्शन रेसिप्रोकल नीचे
और देन इसका हमने फर्दर डेरिवेटिव लिया है। सिमिलरली फिर हम लोग जो सेकंड फंक्शन है वो एज इट इज, और जो पहले वाला फंक्शन है 1 - y, इसका हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y हैट। तो यहाँ पे ये टेक्निक जो है यूज हुई है। तो आपको समझ आ गई है तो मुझे बताएं, अगर आपने दोबारा इस चीज को एक्सप्लेन करना है तो मैं कर देती हूँ। ओके मैम, समझ में आ गई। ओके, तो सर आप दोबारा इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे फिर। सर रफीक, अगर आपको समझ आ गई तो आप इसको रिकैप करेंगे। ओके, एनीवन एल्स? अगर किसी को बिल्कुल इस स्टेप की समझ आ गई है कि हमने किस तरह से काम किया है, तो क्या वो उस चीज को दोबारा एक्सप्लेन करना चाहेगा? इट्स ओके, अगर आप रेडी नहीं है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जी सर रफीक। मैम, इसमें हम जो है ना प्रोडक्ट रूल लगाया है। फर्स्ट जो y का फंक्शन सेम रखा है और सेकंड लॉ का हम्म फंक्शन उसका डेरिवेट किया है, लेकिन आगे ये इस रूल का ये है, और हम्म आगे जो सेकंड फंक्शन है इसका भी फर्स्ट फंक्शन सेम और सेकंड का पार्शियल डेरिवेटिव किया है। हम्म और आगे इसका हम पार्शियल करेंगे तो इसका हम्म जवाब आ जाएगा। हम्म ओके। तो अब यहाँ पे अगर मैं एक फंक्शन रखती हूँ, जो मेन डेरिवेटिव यहाँ पे यूज हुए हैं ना वो इस तरह ही है। अगर मैं एक फंक्शन रखती हूँ log x+1, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगी तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? log x+1 का डेरिवेटिव क्या आएगा? लॉग एक्स का 1/x। मैडम वन वन। ओवर एक्स प्लस वन जी जी सर, 1/x+1, और यस डी बिल्कुल ये आएगा। उसका फर्दर डी डेरिवेटिव जो है ना वो आ जाएगा किसका? फर्दर डेरिवेटिव डी ओवर डी ऑफ एक्स प्लस वन। हम्म, जी मैम समिया। नो मैम, जी मैम मिस्टेक समिया, थी। आपका हैंड रेज है। मैम क्वेश्चन नहीं है, गलती से हो गया। सॉरी मैम समिया, दोबारा बोलिए। मैं ओके गलती से हो गया ओके था मेरा क्वेश्चन। ओके 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 श्योर, ठीक है। तो log x+1 का डेरिवेटिव इस तरह से आएगा कि हम लोग इसको ओवर के नीचे ले जाएंगे और फर्दर डेरिवेटिव आएगा x+1। ओके, इस तरह से जो है हम लोग log फंक्शन का डेरिवेटिव 1/y हैट एज इट इज रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, जब y हैट का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y हैट, तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 1। तो इस y को 1 से मल्टीप्लाई किया, y इसके नीचे आ जाएगा y हैट और फर्दर डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा 1। ये टर्म जो है ना इस तरह से इंक्लूड हुई है, इस तरह से कि y/y हैट और साथ में 1, इस तरह से ये जो टर्म है ना ये इंक्लूड हुई है। मैडम ये लॉस फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं या हमने हम्म खुद कहीं से बनाना होता है? अ, सर ये ऑलरेडी डिफाइन है कि जब भी हमने किसी भी नेटवर्क को ट्रेन करना है, ट्रेनिंग के दौरान कोई भी हमें लॉस फाइंड आउट करना है, तो हमेशा हम लोग यही फंक्शन जो है ना यूज करेंगे। इसके अंदर जो चेंजिंग आएगी ना सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग आएगी, हर दफा हमारा डाटा सेट चेंज होगा, डाटा सेट के अकॉर्डिंग हमारी प्रिडिक्शन चेंज होगी। ये जो वाई की वैल्यूज है ना सिर्फ ये चेंज होगी, बाकी इसका स्ट्रक्चर हमेशा यही रहेगा। ओके, तो ये हमारे पास है कि जब हमने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया तो y एज इट इज 1/y हैट एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव y हैट का y हैट की रिस्पेक्ट आ जाएगा 1। तो अगर हम लोग इसको इकट्ठा करके लिखें कि y/y हैट और ये साथ में 1 है। अब जब हम लोग इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे ना, यहाँ पे देखें तो ये जो y है ना ये हमारा डाटा सेट है, और ये जो y हैट है ये हमारी प्रिडिक्शन है। अब डाटा सेट का डेरिवेटिव ले रहे हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू प्रिडिक्शन, तो इसके रिस्पेक्ट ये वाली जो वैल्यू है ना ये कांस्टेंट को ट्रीट करेगा। तो जो हमें पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या आता है, वो होता है हमारे पास 0। तो इस 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये अगेन हमें 0 देगा। सिमिलरली अगर हम लोग नेक्स्ट चले जाते हैं तो
हम लोग क्या करते हैं फिर, ये मेरे पास 1 - y है, इसका जब हम लोग लेंगे तो ये आ जाएगा 1 - y हैट। ऐसे ही हम लोग इकट्ठा करेंगे 1 - y 1 - y हैट। इसका जब हम लोग इसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो 1 जो है ये कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा 0। और सॉरी, ओके, हाँ जी ठीक है, यहाँ पे गलती थी हमारी, यहाँ पे पार्शियल वाई हैट का रिस्पेक्ट ले रहे हैं। और जब हम लोग यहाँ पे पार्शियल वाई हैट का रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल वाई हैट, तो ये जो है ये हमें आंसर देगा यहाँ पे -1। ओके, ये हमें आंसर देगा -1, और यहाँ पे जो टर्म है ना, ये जो टर्म है ये यहाँ पे हमें -1 देगी, ये यहाँ पे हमारी मिस्टेक है। ओके, तो जब हम लोग नेक्स्ट टर्म पे चलेंगे, तो जब हम लोग 1 - y हैट का डेरिवेटिव लेना रिस्पेक्ट टू पार्शियल वाई हैट, तो सिमिलरली यही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। 1 का 0 और y का भी 0, तो ये दोनों टर्म मिलके इस सारी टर्म को जो है वो 0 बना देंगे। तो इस तरह से ये वाली क्वेश्चन जो है यहाँ तक इस तरह से आ जाएगी कि y/y हैट और -1 - y/1 - y हैट, और ये जो इक्वेशन है ना, ये इस तरह से इतनी सी हमारे पास बन गई है। और अगर हम लोग इसको मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई करें और जीरो के अंदर से निकाल दें, तो वाई और वाई हैट यहाँ पे आ जाएगा -1 - y, और नीचे आ जाएगा 1 - y हैट। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने पार्शियल वाई एल और पार्शियल वाई हैट, ये वैल्यू जो है ये हमने एक वैल्यू निकाल ली है। तो अब अगर ये तो हम लोग निकाल ली है इसके रिस्पेक्ट W1 के, यहाँ पे ये W1 की रिस्पेक्ट निकाले, तो यहाँ पे देखें ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, मतलब ये जो आंसर आया ना, इस आंसर को हर जगह हम लोग सेम वैल्यू जो है ना हम लोग यूज रखेंगे। अब अगर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ तक आपको यहाँ पे समझ आ गई आपको ये वैल्यू किस तरह से आई है, लॉस फंक्शन की वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट की है, ये यहाँ तक कैसे आई है। किसी पॉइंट की अगर आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। मैंने बस ये कि ये लॉस जी फंक्शन आपको समझ आ चीज गई है। होता क्या है। हम्म। नहीं, मैं जी समझ, जी, ये तो समझ आ गया जो आपने लॉस बोला फंक्शन था, क्या होता लेकिन है? ये कि लॉस फंक्शन होता क्या है। ओके, ओके सर मैं बताती हूँ लॉस फंक्शन क्या होता है। ओके सर, ये देखें, ये हमारा एक न्यूरल नेटवर्क, एक मॉडल है हमारा। इस मॉडल को ना हमने ट्रेन करना है, इस मॉडल को ट्रेन करना है, तो ट्रेनिंग के लिए हमारे पास कुछ डाटा सेट होना चाहिए। तो ये हम उसको डाटा दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं कि ये मेरे पास x1 है, ये x2 है, इसको इन दो वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, इसके अंदर मैंने बाइस ऐड की है, तो इन सब का ना ये एक लीनियर कम्बिनेशन बना देगा। ठीक है, ये लीनियर कम्बिनेशन जो है ना, ये हमें इससे हमें एक आउटपुट मिलती है। वो जो आउटपुट है ना वो हमें प्रिडिक्शन देती है। अब उस प्रिडिक्शन को यूज करते हुए ना हमें लॉस फंक्शन लगा के लॉस कैलकुलेट करना होता है। मतलब लॉस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए जो ना हमें लॉस फंक्शन निकालना पड़ेगा। समझ लें कि आप किसी मशीन को ट्रेन कर रहे हैं, और उसको आपने कुछ डाटा पहले दिया कि ये डाटा सेट है, इसके ऊपर खुद को ट्रेन करो, फिर मैं तुम्हें जो तुमने ऑलरेडी डाटा सीन नहीं किया, मैं तुम्हें वो डाटा दूंगा, और उसके रिकॉर्डिंग जो है ना मुझे प्रिडिक्शन देना है। लाइक लेट सपोज कि अगर आपने एक मॉडल को ट्रेन किया है, तो वो क्लासीफाई करता है कि ये वाली इमेज डॉग की है और ये वाली इमेज जो है ना ये कैट की है। हमने उसको पहले कोई 1000 इमेजेस दी कैट की, डॉग की, उसको हमने ट्रेन किया। ठीक है, उसको ट्रेन किया, और ट्रेनिंग एक अलग चीज है, फिर टेस्टिंग के लिए हम लोग इसको ज्यादा डाटा देते हैं। अब ट्रेनिंग तो उसने कर दी, जब टेस्टिंग किया तो उसका लॉस इतना ज्यादा आ रहा है, लाइक वो गलत प्रिडिक्ट कर रहा है। मैं उसको इमेज दे रही हूँ कैट की, वो कह रहा है नहीं डॉग है, मतलब फीचर्स को मिसमैच कर रहा है। तो मतलब हमारा मॉडल जो है ना बिल्कुल ट्रेन नहीं है, उसकी ट्रेनिंग बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ट्रेनिंग को बिल्कुल बेहतर बनाने के लिए हमें उसका बार बार लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है कि जितना लॉस मिनिमम से मिनिमम, मिनिमम से मिनिमम, लाइक एक ट्रेनिंग का डाटा और एक टेस्टिंग का डाटा, इन दोनों डाटा के ऊपर वो जितना लॉस कम से कम देगा। कि अगर एक जो कैट की इमेज है वो ये तो कहे कैट की है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत मतलब मसला हो कि हाँ यहाँ से थोड़ा सा लग सकता है। लाइक अगर हमारे पास 100 पॉइंट्स हैं और 100 पॉइंट्स में से वो 99 पॉइंट % कहता है ना कि ठीक है ये मैंने इसको कैट की इमेज दी, और वो 99% श्योर और कहता है कि हाँ वाकई में ये कैट की इमेज है, तो मतलब हमारा मॉडल बहुत अच्छा ट्रेन कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखें, ट्रेनिंग के दौरान उसने ट्रेन तो खुद को कर लिया, जब उसको टेस्ट किया हमने तो टेस्टिंग के दौरान मैं इसको इमेज दी कैट की, और ये मुझे 25% कहता है कि ये कैट की इमेज है, और 75% कहता है डॉग की इमेज है। तो मतलब मेरा डाटा तो जो मॉडल है वो अच्छा काम ही नहीं कर रहा, इसने मेरी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं की। तो ये जो है ना फिर यहाँ पे लॉस हो जाता है कि इसने 75% जो है वो गलत डाटा प्रोवाइड किया है, तो ये मेरा लॉस है।
इस लॉस को कैलकुलेट करने के लिए ना हमें लॉस फंक्शन जो है वो लगाना पड़ता है। जी सर, उजैर सर, अभी भी आपको कोई ठीक कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। ठीक। नहीं, ओके। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। जी मैम समिया। बस एक पूछना था, आपने बताया था कि बायस हम लोग डालते हैं हमेशा, हाँ क्योंकि हम लोग के अगर जो हम लोग के इनपुट फीचर से जो प्रोडिक्शन निकली है अगर वो जीरो हो जाए, हाँ तो हम लोग हाँ के पास कोई ना कोई इस जीरो हाँ के हाँ। अलावा कोई ना कोई प्रोडिक्शन हो जो कि बायस होता है। करेक्ट यही होता है ना? यस, यही होता है। एक मिनट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये फंक्शन है हमारे पास। लेट्स सपोज कि ये मैंने इसको डाटा सेट दिया हुआ है, ये मैंने इसको x2 की वैल्यू दी हुई है। लाइक ये मेरे पास दो डाटा सेट है। अब यहाँ पे देखिए जो हम लोग लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इस लॉस ने क्या करना है, लास्ट पे जाके हमारे जो पैरामीटर्स है ना इनको अपडेट करना है। अब हो सकता है कि इनकी अपडेशन ऐसे हुई है कि यहाँ पे जो अगर x1 जो था ना उसकी वैल्यू थी मेरे पास, लेट्स सपोज कि वो वैल्यू थी मेरे पास -1, जो मेरे पास इनपुट थी। अब इसने वेट को मॉडिफाई करके किया कि इसकी वैल्यू जो है 1 है। ये इन दोनों को कैलकुलेट करेगा और कहेगा कि इसका आंसर -1। अब ये वैल्यू है, इन दोनों को इसने किया और इसने कहा कि इसकी वैल्यू जो भी, ये भी 1 है और जो मेरे पास इनपुट है ये भी 1 है। अब 1 और 1 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब इन दोनों को हमने इकट्ठा किया, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये तो सारी टर्म जीरो हो जाएंगी। लाइक जितनी भी हमारी इनपुट है, वो इनपुट जब हमारी वेट से मल्टीप्लाई है उसकी वैल्यू तो जीरो हो गई। तो प्रिडिक्शन पीछे क्या आ रहेगी, वो तो फिर कुछ आंसर ही नहीं ना कहेगा। वो कहेगा मुझे, लाइक मैंने उसको ये पूछा मुझे बताओ कि ये इमेज कैट थी या ये डॉग की है। उसने हर वैल्यू, लाइक कैट की इमेज को भी जीरो कर दिया, डॉग की इमेज को भी जीरो कर दिया। उसने मुझे कुछ भी चाहे गलत प्रिडिक्शन कर देता, उसने कुछ मुझे प्रिडिक्शन ही नहीं दी। उसने कहा कि मेरे पास तो कोई वीडियो लाइक इमेज ही नहीं है। तो इस चीज से अवॉइड करने के लिए ना हम लोग बायस ऐड करते हैं कि एटलीस्ट हमें कुछ ना कुछ जो है वो प्रोवाइड करे, चाहे रॉन्ग प्रिडिक्शन ही करे, कुछ ना कुछ प्रोवाइड करे। तो इसके लिए जो हम लोग बायस ऐड करते हैं इसके अंदर। तो बायस का जो मेन पर्पज है ना वो यहाँ पे ये होता है कि अगर बाकी इनपुट फीचर्स किसी वजह से जीरो हो गए हैं, ऐसा हो भी जाता है ट्रेनिंग के अंदर, टेस्टिंग के अंदर ऐसा हो भी सकता है, वो हिडन नेट लेयर्स के अंदर काम कर रहा होता है, हमें वो समझ नहीं आ रहा था। और इसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं एआई के अंदर, कि पता नहीं लेयर्स के अंदर क्या काम हो रहा था। हम लोग ये मानते हैं कि हाँ ठीक है ये काम हो गया, लेकिन हम इसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे होते। तो कहीं ना कहीं पे ऐसा हो जाता है। इस चीज से अवॉइड करने के लिए कि हमारे पास प्रेडिक्शन जीरो ना आए, कुछ ना कुछ आए, तो हम लोग जो है ना वो बायस ऐड करते हैं इसके अंदर। ओके, और मुझे ये पूछना था कि ये बायस जो होता है ये शुरू में कैसे सेट करते हैं जब हम लोग इनपुट फीचर्स दे अ, रहे श- होते हैं? शुरू में आप अपनी मर्जी से सेट कर लें। शुरू में W1 हम अपनी मर्जी सेट करते हैं। लाइक कुछ भी वैल्यू 1 सेट कर दो, 2 सेट कर दो, 3 सेट कर दो, कोई भी वैल्यू आप सेट कर दें, जीरो चाहे सेट कर दें। इसने खुद ही खुद को इतना ट्रेन करना है कि इसको अपडेट करता जाएगा। भी हम लोग अपडेट रूल पढ़ते हैं, फिर आपको समझ आती है इसकी ये की चीज क्या है ये वाली। ये सो रैंडम हम लोग चूज कर लेते हैं। हाँ हाँ, हम लोग उसको रैंडम चूज कर सकते हैं। ओके। सो ये लॉस फंक्शन के साथ हमने ये पार्शियल एल ओवर पार्शियल वाई की ये वैल्यू हमने कैलकुलेट जो है ना ये कर लिया है। अब ये जो प्रिडिक्शन है ना, ये डाटा सेट के अकॉर्डिंग आएगी। हमें नहीं पता प्रिडिक्शन क्या है, लेकिन हमारे पास ये जो जी फंक्शन है हमें इसका पता है। तो ये वैल्यू हमें कैलकुलेट फिलहाल करने की जरूरत नहीं है। न्यूरल नेटवर्क से खुद ही ऑप्टिमाइज कर लेता है। हमारा जो मेन काम है ना वो ये वैल्यू निकालना है कि पार्शियल जी और पार्शियल वन कैसे आएगा, पार्शियल जी और यू कैसे आएगा, W2 कैसे आएगा, और पार्शियल जी और पार्शियल बायस, ये तीनों वैल्यूज है ना हम लोग इन चीजों को कैलकुलेट करने लगे हैं। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि हमारे पास फंक्शन है z=W1x प्लस W2x और प्लस y। अब अगर इसका मैं रिस्पेक्ट टू W1 डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव लूंगी, तो हमें पता है कि इसके इसके ऊपर अलग से पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, ये अलग से टर्म है, ये अलग से टर्म है, इसके ऊपर अलग आएगा, और बायस के ऊपर जो है ये अलग आएगा। अब जब हम लोग इसके रिस्पेक्ट लेंगे, तो W1 का W1 के रिस्पेक्ट लेंगे तो इसका आंसर 1, और साथ में जो है ना ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे W1 के रिस्पेक्ट W2 जो है ना ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डेरिवेटिव यहाँ पे इसको जीरो ट्रीट करेगा। और जो बायस है ना इसका जो आंसर है ये इसको भी जीरो ट्रीट करेगा। एंड देन जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा x1। तो इस तरह से जो पार्शियल z है और पार्शियल W1, इसका जो डेरिवेटिव है ना वो x1 इस तरह से आ गया। ये इसने इसको इस तरह कैलकुलेट किया कि हर एक के ऊपर, इस टर्म के ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, सब के ऊपर जो है वो हम लोग अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं। अब W1 के रिस्पेक्ट ये दोनों कांस्टेंट होंगे और इसका हमारे पास सिर्फ आउटपुट आएगी। अब W2 के लेंगे तो W2 के रिस्पेक्ट ये W1 और 22 ये जो है ये कांस्टेंट होगा,
तो W2 का हमें ये आंसर देगा, और 22 के रिस्पेक्ट लेंगे तो ये दोनों को सब्स्टिट्यूट करेगा और हमें इसका आंसर देगा। इस तरह से हम लोग जी डेरिवेटिव जो है ना उसको हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये डब्ल्यू जी का रिस्पेक्ट W1 निकाल लिया। अगर हम लोग W2 के रिस्पेक्ट निकालें तो सेम इसी तरह यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना x1 के रिस्पेक्ट, ये वाली वैल्यू, इसके रिस्पेक्ट ये वाली वैल्यू 0 आएगी। सेकेंड टर्म जाएंगे तो W2 का डेरिवेटिव 1 और इसके साथ जो है x2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और 22 की लेंगे तो इसकी वैल्यू 0। इन सबको अगेन कैलकुलेट करेंगे तो x2 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे करेंगे तो W22 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लाइक इसके रिस्पेक्ट 22 के अंदर है ही नहीं तो ये 0। सेकंड वाली 22 का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू W2 तो ये भी 0, और 22 का जब 22 के रिस्पेक्ट ही लेंगे तो इसका आंसर ऐसे करके आ जाएगा 1। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये आ गई है 1। तो ये इस तरह से है। अब इनकी समझ आ गई है आपको, ये तीनों वैल्यूज कैसे कैलकुलेट हुई हैं? यस मैम। ओके, आई थिंक ये थोड़ा आसान था। अब हमारा मेन काम ये है कि जो हमने वो इक्वेशंस बनाई थी ना, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, अब इन सब के अंदर हमने वैल्यूज जो है ना रखनी है। अब यहाँ पे हमने ये वाली वैल्यूज पुट की, तो ये देखिए पार्शियल एल लॉस का फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू जो है W1, तो ये पार्शियल एल और पार्शियल वाई की वैल्यू ये हमारे पास ये आई थी। ये वाला फंक्शन हमने एज इट इज रखना है, और इसकी वैल्यू जो है ये x1 आई है। अब अगर इसी फंक्शन का मुझे लेना है विद रिस्पेक्ट टू W2, तो ये वाली वैल्यू मैंने कहा था ये वाली वैल्यू इसके लिए भी सेम होगी, ये वाली सेम एज इट इज वैल्यू जो यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली वैल्यू सेम एज इट इज यहाँ पे आएगी। सिर्फ और सिर्फ इसकी जो आउटपुट इनपुट है ना, जो इनपुट फीचर है वो यहाँ पे इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 22 के साथ भी यही करना पड़ेगा कि 22 के लिए हमें इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे तो सिर्फ दो इनपुट फीचर्स थे x1 x2। अब अगर x3 आता है, x4 आता है, कितनी मतलब जितनी भी हमारी इनपुट है उन सब को हमने मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करना है। सिर्फ ये जो हमारा इनपुट हो रहा ना इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो पार्शियल एल और पार्शियल 1 है, ये W2 के रिस्पेक्ट, ये 22 के रिस्पेक्ट, ये वाली सारी वैल्यू जो है ना हम लोग इनको इस तरह से जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब ये मेन काम था। अब हमने इतना काम किया क्यों है कि लॉस फंक्शन का रिस्पेक्ट W1 क्यों लिया है, W2 क्यों लिया है, WB क्यों लिया है, ये कहानी जो है ना ये अपडेट रूल के अंदर यूज होगी। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया तो आप बताएं, ये चीज समझ आ गई है? फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि अपडेट रूल क्या है और ये कैसे काम करता है। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग चलें कि अपडेट रूल क्या है, तो अपडेट रूल ये है, इसका फॉर्मूला ये है कि W1 इज इक्वल टू W1 माइनस ये ईटा है, ईटा को कहते हैं जो हमारा लर्निंग रेट है, और पार्शियल एल और पार्शियल 1। लाइक यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये हमारा फॉरवर्ड प्रोपगेशन है, और ये वाली जो प्रोपगेशन है ना ये हमारी बैकवर्ड होती है। अब बैकवर्ड की जरूरत हमें क्यों पेश आती है कि जब हमने मॉडल को ट्रेन करना है तो हमें बार बार इसकी वैल्यू को, जो W1 है इसकी वैल्यू को, यहाँ पे देखें अगर लॉस की वैल्यू जो है वो तकरीबन सबसे पहले अगर 0.745 आई है, अब मैं चाहती हूँ कि ये 745 ना आए बल्कि ये 645 आए, इसकी वैल्यू को मुझे कम करना है। तो मैं इसके पीछे जाऊंगी और ये जिन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना इन वैल्यू को मैं कम कर दूंगी। हो सकता है ये वैल्यू कम कर दूं तो ये रेट कम हो जाए। अब हर दफा मैंने ये जो तीन वैल्यूज है ना इन वैल्यूज को मैंने अपडेट करना है। इनकी अपडेशन के लिए जो है ना ये हमें अपडेट रूल लगाना पड़ता है। अपडेट रूल क्या करेगा, हर दफा जितनी दफा हम लोग एक दफा पीछे जाएंगे फिर एक दफा फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड होगा, ये एक दफा 0.745 आया है, देन हम लोग दोबारा करेंगे तो 0.75 सॉरी 42 हो सकता है, इस तरह से फिर कम करेंगे। तो ऐसा छोटे छोटे स्टेप्स लेके ना ये खुद को ट्रेन कर रहा होता है। लाइक फिर यहाँ पे अगर करेंगे तो ये 0.645 देता है, फिर किया तो इसने 0 पॉइंट खुद को 545 दिया, इस तरह से। लाइक एक जो चक्कर होगा ना इसका इस तरह से होगा कि एक दफा ये चाहेगा लास्ट कैलकुलेट करेगा, अब कहेगा नहीं अभी भी लास्ट जो है ज्यादा, वापिस चलो इनको एडजस्ट करो ताकि हमारा लॉस कम से कम हो। फिर इनकी वैल्यूज को इसने खुद ही एडजस्ट किया, ये वैल्यूज के डेरिवेटिव लेके, लाइक चेंजिंग इनके अंदर करके। चेंज यही है, डेरिवेटिव यही है कि डेरिवेटिव हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें चेंज करना पड़ता है, वैल्यूज को चेंज करने के लिए हम डेरिवेटिव लेते हैं। अब ये दोबारा से इनकी वैल्यू को चेंज करेगा फिर फॉरवर्ड जाएगा, फिर मैंने कहा नहीं अभी भी मेरा लॉस कम है इसको मजीद कम करो, फिर ये फॉरवर्ड आएगा बैकवर्ड आएगा, इनकी वैल्यू को अपडेट करेगा, फिर फॉरवर्ड जाएगा,
तो इस तरह से जो है ना ये इनकी वैल्यूज को अपडेट करता है, और ये अपडेट रूल जो है ना वो इस तरह से काम करता है कि जो हमारी एक्चुअल वैल्यूज है ना ऑलरेडी उनको अपडेट करता है। अब हम लोग यहाँ पे देखें जो अपडेट वैल्यू है इसका फॉर्मूला है W1 माइनस ईटा और पार्शियल एल ओवर पार्शियल डब्ल्यू। ये जो पार्शियल एल ओवर पार्शियल डब्ल्यू है ना ये तो सेम एज इट इज ये यही वाली वैल्यू है जो ये वाली है। इस वैल्यू को लेकर इस वैल्यू को जो हमारा लर्निंग रेट है, फॉर इंस्टेंस मैं कहती हूँ कि इतने स्टेप के साथ 0.01 इतनी इतनी छोटी छोटी स्टेप साथ लर्निंग करते जाओ और फिर जो है वैल्यूज को अपडेट करो। अब ये जो वैल्यू आई है इसको इसके अंदर साथ जो है मल्टीप्लाई करेगा, जो मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू पड़ी हुई है। मतलब मेरे पास ऑलरेडी जो डब्ल्यू की वैल्यू थी वो 12 पड़ी हुई है, तो 12 में से ये लर्निंग रेट को इसके साथ माइनस करके जो आंसर आएगा ना ये इस वैल्यू को अपडेट करके देगा कि हो सकता है ये कहे अब इसकी वैल्यू 9 यूज कर लो, इसकी वैल्यू 9 आ रही है वेट की वैल्यू। इसी तरह W2 जो है इस तरह काम करेगा कि जो हमारे पास ऑलरेडी में जो अपडेट वैल्यू हुई थी W2 की, लेट्स सपोज मैंने फर्स्टली कहा कि जो W2 की वैल्यू है वो मेरे पास यहाँ पे 9 पड़ी हुई है। अब मैं कहूंगी कि अगर मुझे W2 की वैल्यू को अपडेट करना है तो इस 9 में से माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, जो लर्निंग रेट है वो, और ये जो इक्वेशन हमने निकाली हुई है ये वाली जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन के साथ ये जो इक्वेशन थी इस इक्वेशन को लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करो और जो ऑलरेडी वैल्यू पड़ी उसके अंदर से माइनस कर दो। जब इसको माइनस कर देगा तो हमारे पास जो जो वेट टू है उसकी नई वैल्यू जो है ना वो आ जाएगी, वो अपडेटेड वैल्यू होगी। वो अपडेटेड वैल्यू को दोबारा से वो क्या करेगा, जो हमारी इक्वेशन से पड़ी हुई यहाँ पे उनको यहाँ पे अपडेट करेगा, और हर दफा जो है ना इस तरह से वैल्यूज को अपडेट करेगा। एक वैल्यू उसने लगाई, उसने कहा नहीं अभी लॉस ज्यादा है, इसको और कम करो, फिर दोबारा जाएगा इन वैल्यू को अपडेट करेगा। तो हर दफा जो है ना ये अपडेट रूल इस इक्वेशन के तहत जो है ना इस इक्वेशन की वजह से इसके अकॉर्डिंग हमारे जो है वेट को W1 को W2 को और हमारे बाइस को है ना इस तरह से एडजस्ट करेगा। और ये जो लर्निंग रेट है ना इसको हम लोग खुद एडजस्ट कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। हम लोग छोटे छोटे स्टेप के साथ जाना चाहें तो वैसे जा सकते हैं, हम बड़े बड़े स्टेप्स लें तो हम लोग वैसे कर सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि हम लोग छोटे से छोटा लर्निंग रेट रखें, लाइक 0.001 0.01 0.01 इस तरह से हम लोग लर्निंग रेट रखें। तो हमारा मॉडल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पैटर्न्स को ऑब्जर्व करता है, पैटर्न्स को जो है वो सीखता है। तो ये था अपडेशन के जो डेरिवेटिव है वो किस तरह से डीप लर्निंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं और इनका रोल क्या है। तो ये सारा जो था प्रोसेस ये आपको आई होप के समझ आ गई होगी कि डेरिवेटिव क्यों हम लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हमने तब क्यों पढ़े थे, डीप लर्निंग के अंदर का इनका रोल क्या है, तो ये किस तरह से काम कर रहे हैं। जी किसी को क्वेश्चन है, या अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जी किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कुछ आप ऐड करना चाहें कि यहाँ पे ये चीज हम लोग इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। जी सर उजैर। मैम बाकी तो ठीक है, बस वो लॉस फंक्शन हमें थोड़ा सा जरा तो एक बार आपके लेक्चर को दोबारा देखेंगे। लॉस फंक्शन मतलब भाई आपको दोबारा समझना कि लॉस फंक्शन एक्चुअली है क्या। मतलब मैम थोड़ा जरा लॉस और लॉस फंक्शन में जरा थोड़ी सी। ओके सर फर्स्टली एक चीज आप माइंड में रखें कि लॉस फंक्शन ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। हर दफा कोई भी हम लोग मॉडल नेटवर्क यूज कर रहे हैं उसके अंदर लॉस फंक्शन जो है ना उसकी इक्वेशन हमेशा यही रहेगी, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। हर डाटा सेट के लिए ये जो इक्वेशन है ना ये सेम रहेगी। अब कहानी आती है कि लॉस फंक्शन हमें यूज क्यों करना पड़ रहा है। तो लॉस फंक्शन हमें कैलकुलेट करना पड़ता है लॉस निकालने के लिए। अब यहाँ पे देखें अगर लॉस कैलकुलेट करना है ये इक्वेशन ना होगी तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। जब हम लोग किसी चीज को ट्रेन कर रहे होते हैं तो लाइक से समझ लीजिए हम लोग किसी को सिखा रहे होते हैं, कुछ किसी बच्चे को ही कुछ सिखा रहे होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वो यहाँ पे ना ये गलती कर रहा है। मैं कहती हूँ नहीं इसको मजीद एक्यूरेट करो, लाइक समझ लीजिए कि किसी बच्चे को ना आप एबो जो होती है ना ABC वही सिखा रहे हैं, आप तो कहते हो कि नहीं तुमने ये लाइन बिल्कुल ठीक नहीं लगाई, इस लाइन को थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट करो, इस लाइन को थोड़ा सा इस तरह से मजीद एडजस्ट करो। तो मतलब उसकी जो कमियां है ना, जो कमी कोताही वो जो कर रहा है जो ठीक काम नहीं कर रहा है उसको आप निकाल रहे हैं। तो उस चीज को निकालने के लिए ना हमें लॉस फंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो लॉस फंक्शन डीप लर्निंग के अंदर ये काम करता है कि हमारा मॉडल जो है वो बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल 100% एक्यूरेसी दे, 99% एक्यूरेसी दे।
98 96 इतने परसेंट, लाइक अगर 95% से ऊपर का भी आपका मॉडल एक्यूरेसी दे रहा है तो वो बहुत अच्छा वो ट्रेन किया जाता है कि आप इतने अच्छे हैं कि आपने इतना अच्छा किसी मॉडल को ट्रेन कर लिया, लाइक वो आपकी एफिशिएंसी को दिखाता है कि आप बहुत अच्छे हैं, आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी आती हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि हम लोग उसको ट्रेन किस तरह से कर रहे होते हैं। तो लॉस फंक्शन उस एक्यूरेसी को अचीव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कि जब तक हम लोग उसके अंदर से जो कमियां वो कर रहा है, जो गलतियां वो कर रहा है, उसको निकाल नहीं देंगे, तब तक हमारा मॉडल ट्रेन नहीं होगा। तो इस लॉस फंक्शन को ठीक करने के लिए हमें लॉस इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये लॉस फंक्शन है असल में। अगर आपको अभी भी समझ नहीं ना आई तो आप इसको खुद से ना एक दफा एक्सप्लेन करें, हम सबके सामने एक्सप्लेन करें, हाँ हो सकता है आपको फिर दोबारा समझ आ जाए कि हाँ ये चीज इस तरह से है, आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है अभी। मैडम ये जेड है, ये क्या चीज़ है? मतलब मुझे वो जेड तो जो है समझ आ ना, गया कि बात ठीक है। ओके ओके, जेड जो है ना ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। लेट्स सपोज कि अगर आप हैं तो आपकी हाइट होगी कुछ ना कुछ, आपका वेट होगा, इसके अलावा कुछ आपके और फीचर्स हो सकते हैं, लाइक आपकी आंखों का कलर ये है। ये सारे फीचर्स, इन फीचर्स को मैं कहती हूँ X1 है, ये X2 है, और ये आपकी बायस है। लाइक मैं कहती हूँ कि अगर इनमें से आप कोई भी फीचर नहीं ना देते तो मेरे पास एक मॉडल तो है कि मशीन तो है, मशीन मुझे कुछ ना कुछ जो है वो इन रिटर्न प्रोवाइड करे। तो ये बायस ना वो चीज है। अब यहाँ पे ये आपकी हाइट है समझ लें, और ये आपकी आपका वेट है। आपके जितने भी इनपुट फीचर्स है ना उन सब का ये लीनियर कॉम्बिनेशन, ये एक फंक्शन है। आपके जितने भी फीचर्स होंगे उन सारे फीचर्स को अगर मैं इस तरह से मिला के किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके, किसी भी नंबर के साथ लेट्स सपोज के मान के साथ ही मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इन सब को अगर मैं प्लस करके इस तरह से रख देती हूँ ना, तो वो जो सारे फीचर्स आपके इकट्ठे मिल रहे होंगे ना वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। उसको हम लोग जी फंक्शन कहते हैं, और यही न्यूरॉन को शो कर रहा होता है। जो हमारा फंक्शन है ना यही एक न्यूरॉन है जिसको हमें ट्रेन करना होता है। ठीक है मैम। जी सर उजैर, अभी आपको समझ आ गई है? ये मैडम समझ आ गई। अच्छा, ये जो जिस तरह ये लॉग वाली जो आपने मुझे इक्वेशन है मैडम, ये एल इज इक्वल टू, ये बेसिकली लॉस फंक्शन शो कर, सर दोबारा एक्सप्लेन करिएगा। ये जो नीचे एक इक्वेशन दी हुई है एल इज इक्वल हाँ टू माइनस हाँ मतलब वाई डॉट हाँ लॉग, हाँ, ये बेसिकली लॉस फंक्शन है। जी जी ये लॉस को शो कर रही है, ये लॉस फंक्शन है। और इस लॉस फंक्शन को हमने जो ठीक है। है फिर इसके पार्शियल डेरिवेटिव लेने होते हैं। ओके, तो यही हमारा आज तक का काम था। कल हम लोग फिर देखेंगे, या हम लोग इसको पाइथन या पाईटार्च के साथ इसको हम लोग कोड करेंगे, या हम लोग देखेंगे जो हमने एक्टिवेशन फंक्शन लगाया है कि जो डाटा को लीनियर से नॉन लीनियर, जो हमारा फंक्शन है जो हमारी आउटपुट लीनियर दे रहा है उसको हमने नॉन लीनियर ऐड बनाना है, तो हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं। तो कल हम लोग उनको ऑब्जर्व करेंगे एक्टिवेशन फंक्शन क्या होते हैं और वो किस तरह से काम करेंगे, टाइप्स कौन सी है और हर टाइप कौन कौन सा काम करिए, उनमें से बेस्ट चॉइस जो है वो हमारे लिए कौन सी है। ओके, ये चीजें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और अभी हमारी क्लास का टाइम जो है वो खत्म हो चुका हुआ है। सो अल्लाह हाफिज। अल्लाह।